Assalamualaikum. Here is Fatma and you're watching BMS Studies Zone. So now we are going to learn about most important topic of respiration, जिसे हम applied physiology of respiration भी कह सकते हैं. That is hypoxia. What is hypoxia? पहले हम इसकी definition की बात करें तो hypoxia is defined as reduced availability of oxygen to the tissue. हम ये नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन नहीं है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को अलग एक टर्म दिया गया है एनॉक्सिया. ओके, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाइपोक्सिया. हम इसको अच्छे लैंग्वेज लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं अगर एयर एंटर करेगा लंग्स में तो यहाँ प्रोसेस होगा वेंटिलेशन. अगर यही लंग्स से डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाएगा तो प्रोसेस होगा डिफ्यूजन. ब्लड से टिश्यू में जा रहा है, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. ओके, जब टिश्यू में आ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होना पड़ता है. यहाँ पे अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगी. ओके, तो ये प्रोसेस आपको समझ आ गई. इन सब चीज में अगर लंग से लंग में जा रहा है तो इसे वेंटिलेशन कहेंगे. आगे जा रहा है डिफ्यूजन, आगे जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन और टिश्यू में यूटिलाइजेशन हो गया. ये हो गई प्रोसेस. अब हर एक जगह पे अलग अलग हाइपोक्सिया है. हमने जैसे बताया लैक ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज हाइपोक्सिया. ओके, लेकिन हाइपोक्सिया कितने 4 टाइप्स के हैं. ठीक है, हर एक प्रोसेस में एक एक हाइपोक्सिया है. ओके, अब अगर हम इसके कॉजेस की बात करें मतलब ऑल ओवर सिर्फ हाइपोक्सिया के कॉजेस की. ठीक है, अभी टाइप्स बोला मैंने लेकिन अभी टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम ऑल ओवर हाइपोक्सिया के कॉजेस की बात करें तो हाइपोक्सिया इज ड्यू टू ऑक्सीजन टेंशन लो हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो लो हो जाता है, कम हो जाता है वेलोसिटी. ओके, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है या यूटिलाइजेशन कम हो जाए. ठीक है, तो ड्यू टू ऑल ऑफ दिस कॉजेस हाइपोक्सिया अकर्स. ओके, उसके बाद अगर हम टाइप्स की पढ़ें, अगर वेंटिलेशन में प्रॉब्लम है तो हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. अगर डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आ रही है तो एनेमिक हाइपोक्सिया या आर्टेरियल हाइपोक्सिया. अगर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड टिश्यू में नहीं जा पा रहा, ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है तो उसे स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया या हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया कहते हैं. और अगर टिश्यू यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो इसे कहेंगे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. अब एक एक हाइपोक्सिया को हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहला है हमारा हाइपोक्सिया हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, जिसे हम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं. ओके, तो इसके होंगे ये दो नाम. मैंने पहले बताया कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इन सब में आ रही हैं. बट इसमें एक चीज क्लियर है कि अगर ये हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है मींस प्रॉब्लम इन वेंटिलेशन, ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं पा रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन लंग्स को पहुंच ही नहीं पा रहा, सो इट कॉज हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. तो एयर से लंग में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वेंटिलेशन में, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है. मतलब यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और डिफ्यूजन भी हो रहा है. जितना ऑक्सीजन मिल रहा है, मैंने बोला था लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस ही नहीं है या कमी, या खत्म नहीं हो गया ऑक्सीजन. तो जितना भी ऑक्सीजन मिल रहा है उसका डिफ्यूजन हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है. अगर हम कॉजेस की बात करें हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की कॉजेस की कि ये चीज क्यों हो रही है, तो उसके कुछ कॉजेस निकल के आते हैं, जिसमें पहला है लो ऑक्सीजन टेंशन. लो ऑक्सीजन टेंशन मींस अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है. ओके, तो ये चीजें कहाँ कहाँ मिलती हैं, हाई एल्टीट्यूड में होती हैं. ठीक है, ब्रीदिंग इन क्लोज स्पेस, एक बंद कमरे में हमें ऐसा महसूस होता है कि ऑक्सीजन की कमी है. ठीक है, हमें हाइपोक्सिया होने लगे. और या हमें ब्रीदिंग इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर गैसेस के मिक्सचर है हमारे पास, बहुत सारे गैसेस हैं, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी. ठीक है, तो ये हो गया पहला कॉज. सेकेंड कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन. अगर ऑक्सीजन अंदर जा रहा है बट लंग से पहुंचने से पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं. ठीक है, जैसे होता है अस्थमा में. ठीक, तो उससे भी हमारा हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है. थर्ड कॉजेस है हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स. ओके, ये कहाँ देखा जाता है, ये हम देख सकते हैं एम्फीसाइमा में. एम्फीसाइमा इज नथिंग बट अ डिजीज विच इज इरिवर्सिबल. ओके, इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ एल्वेलाई. एल्वेलाई डायलेट हो जाता है और इसके मतलब ये वापस से ठीक नहीं होता है. ठीक है, जैसे कोई चीज डायलेट हो गई तो उसे वापस से हम ठीक कर सकते हैं, बट इस एम्फीसाइमा में डायलेटेशन ऑफ एल्वेलाई वापस से रिवर्सिबल नहीं है. ठीक है, उसके अगला कॉजेस देखें तो नर्वस एंड रेस्पिरेटरी हिंड्रेंस हो गया.
डिप्रेशन इन रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में है, अगर उसमें डिप्रेशन आ जाए तो उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो ये भी एक कॉज है हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का। ओके, फाइब्रोसिस इन एल्वेलाई नॉर्मली, प्लूरल एडिमा, हमारा अगला कॉजेज है प्लूरल एडिमा यानी प्लूरल इफ्यूजन। ओके, मतलब अगर हमारी प्लूरल कैविटी में अगर फ्लूइड भर रहा है, ठीक है, उसके वजह से भी हमें हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है। ओके, फिर आगे हम देखें नॉर्मली निमोनिया में भी हो जाता है, पल्मोनरी हेमरेज में भी हो जाता है। मतलब ये सारे कॉजेज हैं हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के, इनके वजह से हाइपोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है। सेकेंड टाइप है हमारा एनेमिक हाइपोक्सिया या आर्टेरियल हाइपोक्सिया। इट इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम लोग को हो रही है एनेमिक हाइपोक्सिया। मोस्टली इसको देखा जाता है एनेमिक कंडीशन में। अगर एक इंसान को एनीमिया है, ये एनेमिक है, तो उसे एनेमिक हाइपोक्सिया होगी ही होगी, बिकॉज जब उसके ब्लड ही नहीं है तो वो ब्लड डिफ्यूजन हो ही नहीं पा रहे हैं, उसके ब्लड की वैसे भी कमी है, तो कैरिंग कैपेसिटी पहले ही खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब यहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल है। वेंटिलेशन में ऑल थिंग्स आर नॉर्मल, वेंटिलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है, बट प्रॉब्लम इन लंग्स टू ब्लड, डिफ्यूजन में अगर प्रॉब्लम हो रही है, वो डिफ्यूज नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एनेमिक हाइपोक्सिया, और ये सबसे ज्यादा दिखती है एनेमिक कंडीशन में। ओके, एनेमिक हाइपोक्सिया के अगर हम कॉजेज की बात करें कि ये क्यों हो रही है, सिर्फ 4 कॉजेज हैं। मतलब इसके नाम से ही निकल रहा है कि जैसे ब्लड की कमी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब जैसे ब्लड की कमी है, ब्लड में ही आरबीसी होते हैं, तो आरबीसी भी कम हो जाएगी, बिकॉज आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को डिफ्यूज कराता है, वही उसको पकड़ के लेके जाता है हार्ट में। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस लाइक बोन मैरो और हेमरेज। ओके, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड वो भी कम हो जाएगी, मतलब अगर आरबीसी कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है। चेंज इन स्ट्रक्चर शेप एंड साइज, उसका या तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या शेप चेंज हो जाए या साइज चेंज हो जाए, तो भी हमें एनेमिक हाइपोक्सिया हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अल्टर्ड बन जाए, मतलब एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो वो बन रहा है, तो वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, पूरे हर जगह लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अल्टर्ड बन जाए मिथ हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन इज नथिंग, जैसे हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, जो उसके पायलोरिंग होती है, ठीक है, उसमें जो फेरस फॉर्म का आयरन होता है, वो उसके वजह से हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, बट अगर वही फेरस फेरिक फॉर्म में हो जाए तो उसे हम कहेंगे मिथ हीमोग्लोबिन। अगर ये अल्टर हीमोग्लोबिन बन जाए यानी कि मिथ हीमोग्लोबिन बन जाए, तो भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद अदर गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़ के वो दूसरी गैसेस से क्या कंबाइन होने लगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, तो उससे भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये सब है कॉजेज एनेमिक हाइपोक्सिया के। So now we are going to talk about stagnant hypoxia and histotoxic hypoxia. सबसे पहले अगर stagnant hypoxia की बात करें, इसी को हम hypokinetic hypoxia भी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वेंटिलेशन नॉर्मल है, ऑक्सीजन अच्छे से आ रहा है, डिफ्यूज भी हो रहा है लंग्स और ब्लड के थ्रू, बट यहाँ ब्लड से टिश्यू में नहीं जा रहा, सो इट इज नोन एज स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। अब क्यों नहीं जाना है, नॉर्मल सी बात, आ नहीं रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, बट अब जाना है, ठीक है, इसे जाना है, तो इसमें सारी चीजें हैं, सारी बात हो रही है वेलोसिटी की। ब्लड की एक नॉर्मल वेलोसिटी है, ठीक है, वो अपने नॉर्मल वेलोसिटी से इधर से उधर जा रहा है, ब्लड से टिश्यू तक जा रहा है, बट अब उसकी वेलोसिटी ही कम हो गई, डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। इसकी अगर वेलोसिटी कम हो जाए ब्लड फ्लो की, तो हो जाता है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है ब्लड टू टिश्यू में। तो अगर हम बात करें इसके कॉजेज की, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला आ जाता है हेमरेज, मतलब जैसे हम लोगों ने बात किया कि वेलोसिटी की कमी है, मतलब वेलोसिटी कम हो जा रही है ब्लड फ्लो में, ब्लड फ्लो धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, तो इस सब चीज़ों की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। हेमरेज हो गया, सर्जिकल शॉक, अचानक से एक शॉक लगा सर्जरी के टाइम, तो वेलोसिटी कम हो जाता है, मोस्टली स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो जाता है सर्जरी में। ओके, फिर आ गया वैसोस्पाज्म हो गया, ओके, फिर हो गया थ्रोम्बोसिस हो गया। थ्रोम्बोसिस मींस ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड वेसल है, ठीक है, एक वेसल है और उसमें ब्लड क्लॉटिंग आ जाए, जैसे ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग आ गई, तो जिस स्पीड में जा रहा था, जो वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी कम हो गई क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग आ गया, तो उसकी स्पीड में कमी हो गई, ठीक है,
तो हो गया थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मीन्स आगे जाके वो अटक जाए या रुक जाए, ठीक है। तो ये सब हो गए इसके कॉजेज स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के। अब हम बात करें अगर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का, तो मैंने आपको बताया कि यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे वेंटिलेशन नॉर्मल है, ऑक्सीजन आ रहा है, डिफ्यूज भी हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी भी उसकी सही है, वो अपनी वेलोसिटी से गया टिश्यू के पास, बट अब टिश्यू इज नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन। ओके, यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन को टिश्यू, तो इसलिए हो जाता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसके कॉजेज है ही नहीं, ज्यादा नहीं है, मीन्स पॉइजन ऑइजन से हो जाता है, मतलब मोस्टली रेयरली होता है, वरना यूटिलाइज करता है। ओके, तो अगर टिश्यू नहीं यूटिलाइज कर पा रहा तो हो जाता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ओके, अब इसका एक बहुत बड़ा सा एक चार्ट है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही सा एक चार्ट है, ठीक है, जिसमें 4 टाइप के हाइपोक्सिया है और उसके कंडीशंस है, ठीक, जैसा मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉर्ट में मैं इसको डाल दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी आज की हो गई हाइपोक्सिया। थैंक यू सो मच।